नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। पीएम स्वनिधि योजना 50,000 रुपए के लिए फॉर्म भरना शुरू। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे कारोबार चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है, क्योंकि इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के सस्ता लोन आसानी से मिल जाता है। रेहड़ी पटरी, ठेला चलाने वाले या छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले लोग अक्सर बैंक से लोन नहीं ले पाते। इसलिए सरकार ने जून 2020 में यह योजना शुरू की ताकि ऐसे सभी छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती मिल सके। अब तक देश भर में लगभग 13,799 करोड़ की राशि लोन के रूप में वितरित की जा चुकी है और अभी भी लोन स्वीकृति की प्रक्रिया लगातार जारी है। बाहरी 1,000 लोगों की क्या जरूरत? ममता बनर्जी ने फिर ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी, सिर पर नया बखेड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार चिट्ठी लिखी है। सोमवार को लिखे पत्र में ममता ने ज्ञानेश कुमार से एसआईआर से जुड़े 2 मुद्दों पर उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश का जिक्र किया है कि वे एसआईआर या अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के लिए संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त न करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए आवेदन शुरू। ग्रामीण भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे कच्चे मकानों में रहते हैं जहां बारिश का पानी टपकता है, गर्मियों में असहनीय गर्मी होती है और सर्दियों में तेज ठंड से बचने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। आर्थिक मजबूरी के कारण पक्का घर का सपना अधूरा ही रह जाता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2025 में एक नए सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उन सभी पात्र परिवारों को योजना के दायरे में लाना है जो किसी न किसी वजह से अब तक इससे वंचित रह गए थे। बदल गए ग्रेच्युटी के नियम, किन किन कर्मचारियों को मिलेगी? केंद्र सरकार ने 21 नवंबर से नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया है। 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों तक सीमित किया गया है। ये 4 श्रम कानून वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 हैं। इन कानूनों के तहत सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ संबंधी नियम बदलाव किए गए हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव ग्रेच्युटी को लेकर किया गया है। अब कर्मचारियों को 5 साल की जगह 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी दी जाएगी। बीजेपी का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल, अपनाई जाएगी बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति। अमित शाह ने उतारी अपनी टीम। बिहार में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने के साथ ही भाजपा का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अमित शाह ने 5 महीने पहले ही 6 संगठन सचिवों और 6 वरिष्ठ नेताओं को तैनात कर दिया है। ये सभी आने वाले 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। पश्चिम बंगाल में भी बिहार और महाराष्ट्र रणनीति अपनाई गई है। महाराष्ट्र और बिहार को 5-5 संभागों में बांटा गया था। पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती को देखते हुए 6 संभागों में बांटा गया है। एसआईआर आयोग ममता के पत्र का जवाब देने में संघर्ष कर रहा है। संदीप स्वर्णकार, नई दिल्ली। 3 दिन बाद भी आयोग 3 पन्नों के पत्र का जवाब देने के लिए जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एसआईआर के मुद्दे पर एक पत्र लिखा था और उस पत्र की वजह से आयोग मुश्किल में है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे धीरे धीरे सच साबित हो रहे हैं। आयोग के काम के अत्यधिक दबाव के कारण अलग अलग राज्यों में बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, यहां तक कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। दिसंबर से फिर बंगाल दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री। संसद सत्र के दौरान बंगाल में मोदी की सभा की योजना। वोटों की घोषणा का इंतजार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यावहारिक रूप से उससे बहुत पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मोदी की वोटोन्मुखी जनसभाएं इसी साल दिसंबर से पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएंगी। हालांकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की भारी जनसभाएं ही नहीं, भाजपा जनसंपर्क के लिए पार्टी के पारंपरिक कार्यक्रम रथ यात्रा की ओर भी लौटने वाली है।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्य के 5 हिस्सों से 5 रथ यात्राएं शुरू की जाएंगी। 28 नवंबर से सीनियर सिटीजन को मिलेंगी 8 नई सुविधाएं। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 28 नवंबर 2025 से 8 नई सुविधाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टि से बेहतर बनाना है। इन नई सुविधाओं में पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा में छूट, पहचान कार्ड, मोबाइल हेल्थ चेकअप, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी सहायता और आवास सहायता शामिल हैं। प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कम प्रीमियम पर अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन और दवाइयों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा। बिना प्लान के SIR, 35 लोगों का नुकसान, वर्चुअल मीटिंग में अभिषेक का संदेश। राज्य से बात किए बिना SIR प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया अनियोजित है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक में यह संदेश दिया। अभिषेक ने सोमवार को नेताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों तक करीब 24,000 लोगों के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि SIR के बारे में संदेश देने के अलावा आज जिला नेताओं के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। मतदान केंद्र से नया डेटा एंट्री ऑपरेटर। ममता ने आयोग के कई फैसलों पर सवाल उठाए। पहले से ही SIR को निलंबित करने का अनुरोध ममता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इससे जुड़े कई मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के 2 और फैसलों पर खुलकर बात की है। पहला, मतदान केंद्रों की नियुक्ति और दूसरा, डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति। तृणमूल नेता ने आखिर किस बात पर सवाल उठाए? सहारा निवेशकों का पैसा मिलना हुआ शुरू, मिलेगा 50,000 सीधे बैंक खाते में, लिस्ट जारी। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए नई खबर निकलकर सामने आई है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और शहर निवेशकों की रिफंड की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। अब तक 5 लाख तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छी खबर यह है कि दोबारा से अब उम्मीद जताई जा रही है कि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2025 में सितंबर महीने तक शहर निवेशकों के बैंक खाते में उनका भुगतान का राशि दे दिया जाएगा। किस तरीके से आप सभी को पैसा बैंक खाते में दिया जाएगा, उसकी जानकारी कुछ दिया गया है पोस्ट के माध्यम से, तो इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़ें। शुभेंदु को एक और घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल का हथियार है SIR दबाव। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर रविवार को राजनीतिक घमाघमी बढ़ गई। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर घुसपैठ सिद्धांत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1 करोड़ नाम छूट सकते हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR नागरिकों और बूथ स्तरीय अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। विपक्षी नेता शुभेंदु ने इसी दिन पूर्वी मिदनापुर के मुखबेरिया में कहा, 1 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाएंगे। 5 साल से इंडिया में हूं, यहीं आधार, पैन और राशन कार्ड बनाया, घुसपैठिए अबुल हुसैन का कबूलनामा। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया चल रही है, जो भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने, डुप्लीकेट नाम हटाने, अवैध और मृत लोगों को चिन्हित करने और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में SIR का भय लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। विश्व मंच पर फिर से एक उज्ज्वल बंगाली चेहरा। स्लोवाकिया में शिक्षा चर्चा में भारत के प्रतिनिधि सुकांत मजूमदार। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का चलन बढ़ रहा है। भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार हाल ही में शिक्षा पर एक चर्चा में भाग लेने के लिए स्लोवाकिया पहुंचे। वे रविवार को स्लोवाकिया के लिए रवाना। बताया जा रहा है कि यह चर्चा बैठक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और स्लोवाकिया सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। यह चर्चा बैठक 24 और 25 नवंबर को स्लोवाकिया की राजधानी में आयोजित होगी, जहां दुनिया भर के कुल 38 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बोस की तीसरी पुण्यतिथि पर राजभवन में कोई भी पक्ष मौजूद नहीं था। सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों ने जानबूझकर दूरी बनाए रखी। CV आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई। रविवार सुबह से दोपहर और शाम तक बोस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी वर्षगांठ मनाने में व्यस्त रहे। हालांकि सत्ताधारी और सत्ता विरोधी
दोनों ही दलों ने उनकी वर्षगांठ पर दूरी बनाए रखी। उन्होंने 23 नवंबर 2022 को राज्य के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। तब से बोस विभिन्न विवादों में रहे हैं। नतीजतन सभी दलों के साथ उनके रिश्ते खराब चल रहे हैं। एसएससी ने बंगाली और अंग्रेजी में फर्जी अनुभव या जाति प्रमाण पत्र के लिए 106 उम्मीदवारों के नाम रद्द किए। दस्तावेज सत्यापन के बाद केवल बंगाली और अंग्रेजी में नौकरी चाहने वाले 106 उम्मीदवारों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए। एसएससी की लिखित परीक्षा के बाद 11वीं और 12वीं के शिक्षकों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 18 नवंबर को किया गया था। उस समय पता चला कि लगभग 350 उम्मीदवारों की जानकारी में विसंगतियां थीं। रविवार रात स्कूल सेवा आयोग ने एक सूची जारी की जिसमें बताया गया कि किन उम्मीदवारों के नाम काटे गए। एसआईआर से खौफ में बांग्लादेशी घुसपैठिए, हावड़ा के बंगालपाड़ा में अधिकांश घरों में लटके ताले। कोलकाता, बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के डर से राज्य से बांग्लादेशी घुसपैठियों के भागने की रफ्तार तेज होती जा रही है। इस क्रम में हावड़ा जिले के केशवपुर इलाके में, जो बंगालपाड़ा के नाम से जाना जाता है, अधिकांश घरों में ताले लटक गए हैं। कथित तौर पर यहां रहने वाले 80% लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इनके पास वैध कागजात नहीं हैं। यही कारण है कि एसआईआर लागू होते ही ये लोग यहां से घर छोड़कर चले गए हैं। उच्च न्यायालय में एसआईआर मामला अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसआईआर मुद्दे पर दायर मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। एसआईआर मुद्दे पर एक मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने खंडपीठ को उच्च न्यायालयों में इसी मुद्दे पर मामलों को स्वीकार करते समय सावधानी बरतने को कहा है। फिलहाल उच्च न्यायालय इस मामले को स्वीकार नहीं करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के अगले फैसले का इंतजार करेगा। कोलकाता में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी में शुक्रवार सुबह 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कोलकाता समेत राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि बांग्लादेश में सुबह 10:08 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग एहतियात के तौर पर सड़कों पर निकल आए। कुछ समय तक अफरा तफरी की स्थिति रही।